स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत सफर लगातार जारी है। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं जो इस चुनाव में महती भूमिका में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव में किसी को निपटा रहे हैं, किसी को बना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिसे मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े संभावनाशील व्यक्तित्व के तौर पर शुरुआत में ही देख लिया गया। यह शख्स युवावस्था से ही एक संघर्षपूर्ण राजनीति के पर्याय के तौर पर उभर कर सामने आया। अपनी स्पष्टता, अपनी संघर्ष क्षमता के कारण इस शख्स ने राजनीति में अलग स्थान बनाया और अब जब उनकी पार्टी खासे कठिन दौर से गुजर रही है तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी उन्हें सौंपा हुआ है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के। जीतू पटवारी जी को अभी अभी कमलनाथ जी के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ में लोकसभा चुनाव आ गया और लोकसभा का चुनाव आया, साथ में मानो कांग्रेस के लिए पतझड़ का भी मौसम आया। पत्ते जैसे झड़ते हैं वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता पार्टी से झड़ रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच में वो अपना हौसला भी बनाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के और जनता के बीच में उम्मीद जगाने में भी जुटे हुए हैं। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो जीतू पटवारी जी हमारे साथ है। तो जीतू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हिमांशु जी, आप सबको, दर्शकों को खूब ढेर सारी शुभाशीष। तो जीतू जी शुरुआत इसी से करते हैं। पार्टी बड़ी उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान थी कि हम सरकार बनाने वाले हैं, पर जब परिणाम आए तो सरकार बनाना तो दूर की बात, सरकार बनाने के आसपास में भी नहीं दिखे। तो ऐसी हताशा और निराशा की परिस्थितियों के बीच कमलनाथ जी जैसे अनुभवी राष्ट्रीय व्यक्तित्व को अपदस्थ करके आपको पार्टी ने अध्यक्ष का दायित्व सौंपा और अब लोकसभा चुनाव आया हुआ है। कितने दबाव और तनाव के बीच में जीवन जी रहे हैं जीतू पटवारी? नहीं, मैं संघर्ष और संभावनाओं के बीच में जीवन जी रहा हूँ। मुझे पता है कि कठिन परिस्थितियाँ हैं। ये भी पता है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से एक तरफ हिनोमा बना है, ये देश के लिए संघर्ष का है और हमारा दायित्व है। यही कांग्रेस पार्टी का विचार है जिसने देश की आज़ादी करवाई थी। तब ये पता नहीं था आज़ाद कब होगा। शहीद हुए, शहादत दी और लाखों लोग चले गए, पर किसी कुछ के नसीब में दिखी आज़ादी उन संघर्षशील स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में। इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने की बात है। सत्ता जरूर लक्ष्य होता है एक राजनीतिक दल का, पर विपक्ष भी दायित्व होता है एक राजनीतिक दल का। तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, विपक्ष की भूमिका जनता ने हमें सौंपी है और चूँकि हम जनता जनार्दन माँ बाप होती है लोकतंत्र में, उनके आदेशानुसार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का परिदृश्य है या उसमें संभावना है, कांग्रेस पार्टी की अच्छी है और मैं मानता हूँ कि लगभग 50% सीटें कांग्रेस की संभावना की सीटें हैं। रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे तो शायद देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत को भी अच्छा लगे और जनता को भी और कांग्रेस को भी। 50% संभावनाएं मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं आप या देश के संदर्भ में जीतू पटवारी जी देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरी पूरी फोकस मध्य प्रदेश की आम 7.5 करोड़ जनता के आधार पे है और यहाँ की अलग अलग लोकसभा वाइज सिचुएशन का आधार बनाकर इंटरनल हमारी जो एक फिनोमा है उसके आधार पे मैंने आपको बात की। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे ना जीतू जी, उस समय पर 230 में से 150 160 जीतने की उम्मीद के साथ कांग्रेस बात करती थी। तो कुल जमा 60-65 सीटों के अंतर्गत का कहानी रह गई। अब आप आधी सीटों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ऐसी उम्मीदों के विपरीत परिणाम पाने के बाद भी इतनी उम्मीद अपनी जगह कैसे रखते हैं आप? नहीं, बात जगाने की नहीं है, बात व्यवस्था और परिस्थिति की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बहनों को कि मैं आपको बहन, अभी मेरे पास 1,000 रुपया है, मैं 3,000 दूंगा। 10% बहनें उसमें बह गई और वही परिणाम है ये। अगर आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सरकार के पैसे का वो उनके लिए सदुपयोग कहते हैं, पर लोकतंत्र के दुरुपयोग के लिए दुरुपयोग था। जितनी योजना उनका पैसा एक साथ डालना चलते चुनाव में, ये एक मैकेनिज्म हम भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। उसका कारण था कि ये हमें इतनी बड़ी हार मिली। पर चुनाव चले गए हैं, मोदी गारंटियाँ थी, उन्होंने 2700 के दाम की कही थी गेहूँ के, किसानों ने उन पर भरोसा किया। हम चिल्लाते रहे 3,000 देना है, 3,000 देना है, 3,000 देना है।
ये 3 साल से लगातार जब से हमारा उपचुनाव हुआ था, मैंने एक एजेंडा सेट किया था। हर वक्त हर पल जहां बोलने का अवसर मिलता था मैं किसानों के हितों की बात करता था। इसलिए नहीं कि मैं राजनीतिक कार्य करता था, इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूं, उनका उसकी औलाद हूं। मेरा धर्म है, दायित्व है उनके हितों की रक्षा करना। मेरी मजाक उड़ाते थे शिवराज जी, मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग, मेरी पार्टी के लोग भी इसमें कम सहयोग करते थे उस समय। पर जब दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आया तो उसमें 2700 रुपये गेहूं के दाम का बोला था। किसान ने भरोसा किया शिवराज जी पे। अब वो नहीं है, उनकी पार्टी है, दे नहीं रहे, वो गुस्सा नहीं आएगा उनको। पहले जिस नाम के 3000 के वोट मिले आज मिल नहीं रहे तो उसका असर नहीं आएगा। उसके विपरीत हम 8500 रुपया हमने हमारी बहनों को देने की बात कही है। हमने किसानों को 3000 रुपया कुंटल देने की बात कही। केंद्रीय हमारे घोषणा पत्र में किसान के लिए भी न्याय की योजना है, बहन के लिए भी न्याय की योजना है और युवा के लिए भी न्याय की योजना है। तो जो एजेंडा, जो इश्यूज़ जब बीजेपी को विधानसभा में सपोर्ट कर रहे थे आज विरोध कर रहे हैं, और वही इश्यूज़ कांग्रेस पार्टी ने फिर एक तरह से मोटिव बनाया है। तो कई संभावनाओं के कारण है, उनमें से कुछ कारण जीतू पटवारी 10% बहनें उसमें बह गई। बहनें तो चलो बह गई जीतू जी, अभी कांग्रेस ही भाजपा के बहाव में क्यों बह रहे हैं? बिल्कुल सही है। एक कार्यकर्ता भी पार्टी का अगर उधर जाता है चिंता होती है, दर्द होता है, दुख होता है, कोशिश भी होती है कि मैं उनको मनाऊं, मेरी ड्यूटी है, दायित्व है, प्रयास भी होता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलाना ही नहीं चाहती। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, लोकतंत्र विहीन देश कैसे हो, इस मोटिव पे काम कर रही है। एक जिला पंचायत का हमारा अध्यक्ष है, उसको कहा कि आप या तो पार्टी छोड़ो, हमारी पार्टी में आओ, अन्यथा आपको पद से जाना पड़ेगा, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक महापौर है, महापौर को कहा कि अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आओगे, बीजेपी में कांग्रेस नहीं छोड़ोगे, आपको किसी भी प्रकार के फंड हम अवेलेबल नगर निगम के आधार पर नहीं कराएंगे। एक व्यक्ति है जिसका रेते का काम था, उसको कहा रॉयल्टी 50 केस लगा दिए और कहा 141 करोड़ की रॉयल्टी, 141 करोड़, आप कहते हो आओ, नहीं तो आप पे ये पेनल्टी लग जाएगी। दूसरे का क्रेशर का काम था, उसी तरह के उस पर भी क्रिमिनल केस। तीसरे का बसों का काम था, उसी पे इसी तरह के क्रिमिनल केस। जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से एक नैरेटिव सेट किया, जिसकी वैल्यूज़ मैं समझता हूँ कि देश को बड़ा नहीं कर सकती, न लोकतंत्र को बड़ा कर सकती है, छोटा जरूर कर सकती है। तो इस आधार पर अगर वो डरा के, धमका के और अलग अलग बातों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कराते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नेता जाता है, कार्यकर्ता नहीं जाता। मुझे कोई कह रहा था, एक दिन एक अखबार में भी आया था, हज़ारों की तादाद में कुल जमा 800 लोग, 700 लोग, 600 लोग गए हैं अलग अलग पूरे प्रदेश में, अद्भुत प्रयास के बाद भी। और 600 में से 400 से मेरी बातें हुई, 400 ने कहा भैया तकलीफ बहुत है, एक समय पे फिर आ जाएंगे। पर हमारा दृढ़ निश्चय है, जिसने आज धोखा दिया कल उसके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। पार्टी के दरवाजे बंद हैं, लोग डर कर जा रहे हैं, ऐसा जीतू पटवारी बता रहे हैं। और वही जीतू पटवारी अभी थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे, देखो कांग्रेस तो जो है संघर्ष करने का दूसरा नाम रही है, हमने जाने कुर्बान किए हैं। ये वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस इतने डरपोक क्यों हो गए? नेचुरल है, स्वाभाविक है। देश में कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को जितना संघर्ष आज़ादी में किया, उतना ही लोकतंत्र को बचाने के लिए करना पड़ेगा। जब भी लोग थे जो इंडियन ही थे, जो अंग्रेजों का साथ देते थे, आज भी यही हमारे परिवार के लोग हैं, कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भी मानते हैं, पर अपने भविष्य के डर से ऐसे निर्णय भी लेते हैं, भविष्य के लालच से ऐसे निर्णय भी लेते हैं। तो हमारे ही साथ लोग थे, अगर ये गए हैं तो मैं इनके लिए छोटे और ऊँचे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि इनके लिए कांग्रेस पार्टी में जब तक मैं अध्यक्ष रहूँगा दरवाजे बंद रहेंगे। उनके तो दरवाजे बंद रहेंगे। अभी तो दरवाजा बंद करने की जरूरत, जीतू जी आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस के बंद किए भाई और लोग ना जाएं? जीतू पटवारी को नींद कैसे आती है? हर सुबह जब उठते होंगे तो ये डर नहीं सताता है कि अखबार खोलूंगा, पता नहीं अपने कल के साथी कितने आज पराए हुए दिखाई देंगे? कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं जीतू पटवारी? ये मुस्कान कैसे बचाए हुए हैं? मैं मानता हूँ इस बात को, क्यों बचाया हुआ हूँ जी। पिछले बार 2018 से 2023 तक ज्योतिराज सिंधिया जो हमारे चेहरे थे, उनने हमारा साथ छोड़ा जी। उसको मैंने पूरी गंभीरता से प्रैक्टिकली जिया है जी। उस दौर में 28 विधायक हमारे पास से चले गए, 13 जिला अध्यक्ष चले गए और विधायक लेवल के बड़े नेता और भी चले गए। टोटल 65 5 साल में नेता इस टाइप के गए। मैंने उनका आकलन किया
कि आखिर पार्टी को ये छोड़ के गए तो क्यों गए थे? भविष्य की संभावनाओं के लिए गए थे, अनचाहे डर के लिए गए थे, या लालच या लोभ के लिए गए थे, या अपने सिक्योर समझते थे बीजेपी में जाके अपने भविष्य को? उनकी मैंने गिनती की तो 7 लोग राजनीतिक रूप से जीवित बचे। 57-58 परिवार के लोग कहाँ हैं पता नहीं। आज उनको ढूंढते हैं, कहाँ है, जाते हैं, ग्वालियर के बहुत सारे हैं, आप भी वहीं के हैं, मुरैना के हैं, चंबल के हैं। राजनीतिक रूप से उनका अब व्यक्तित्व या अस्तित्व नहीं बचा। तो मैं हंसता इसलिए हूँ कि एक दिन की माला है, दूसरे दिन की सुर्खी है, तीसरे दिन कहाँ है, चौथी लाइन में मुंह दिखाते हैं कि मैं फोटो में आ जाऊं। तो मुझे पता है कि कार्यकर्ता, विचारधारा, पार्टी अपनी जगह खड़ी रहेगी, व्यक्ति इधर उधर होंगे, विचलित भी होऊंगा, इंसान हूँ, पर डर किसी प्रकार का नहीं है। चिंता जरूर है, दुख जरूर है, पर मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पता है मेरी पार्टी का लक्ष्य क्या है, मुझे पता है कि किन संभावनाओं में इसी के लिए मुझे चुना गया है कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी, इनसे ही निपटना है और आपकी पार्टी को नंबर 1 पे लेके आना है। इच्छा शक्ति मजबूत है, भगवान ईश्वर आशीर्वाद दे, आपकी ऐसी विशेष मिले, मुझे आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं अपने लक्ष्य को निर्धारण करके पूर्ण कर सकूं। लक्ष्य तो ठीक है, पर रीति नीति भी ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे जीतू पटवारी जी? और जो पार्टी के आपके बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, बड़े नेता मतलब सुरेश पचौरी जी, 4 बार के राज्यसभा सदस्य, आपके पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र के मंत्री, मंच से बता रहे हैं बहुत आहत हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, मैं सनातन धर्मी हूं, सनातन विरोधी पार्टी में नहीं रह सकता, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, मेरा मन रो दिया, इसलिए मैं भाजपा के पाले में चला गया। वो आपके जबलपुर के महापौर, उनसे भी हमने बातचीत की जीतू भाई, बस आंखों में आंसू ना आए थे अन्नू जी के, इतने दुखी थे। पार्टी के फैसले थे कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। जीतू पटवारी जी का मन कितना रोता है? आप भी तो राम भक्त हो भाई, ऐसा बताते हो। दोनों नेता जिनकी आपने बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोनों दुखी होने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद भी दर्शन करने राम के नहीं गए। दोनों नहीं गए। भगवान राम के दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं रोका, न रोकेगी। यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने कोर्ट के आदेश पे भगवान राम के मंदिर के दरवाजे राजू जी के माध्यम से खुलवाए थे। यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने एक बार नहीं 1000 बार ये कहा कि कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वमान्यता है, संविधान देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इतने सालों की लड़ाई है, मैं मानता हूँ 2 पक्षों की लड़ाई थी, 2 समुदायों की लड़ाई नहीं थी। जब फैसला आया तो एक पक्ष जिसने राम मंदिर के अगेंस्ट पिटीशन लगाई थी, उस पक्ष के समुदाय के लोगों ने भी फैसले को सम्मान किया, एक्सेप्ट किया, विरोध नहीं किया। तो देश का फिनोमा संविधान के आधार पर चलता है। संयोग है कि जब ताले खुलवाए थे राजू जी थे, संयोग है कि जब मंदिर निर्माण की कोर्ट के निर्देश आए तो आज मोदी जी है। रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम कहें तब दर्शन करने आओ, हम कहें तब जाओ, हम कहें यहाँ बैठो, हम कहें यहाँ उठो, हम कहें तो हाँ करो, हम कहें तो ना करो, ये डिक्टेटरशिप है। यह आस्थाओं का विषय नहीं हो सकता है। भगवान राम हमारी आस्थाओं के केंद्र बिंदु है। मैं गर्व महसूस करता हूँ, मेरी पार्टी गर्व महसूस करती है कि जो जिस धर्म का है उस धर्म से अपनी जीवन पद्धति को जिए। इस देश में मौलिक अधिकार हैं, इस देश में प्रैक्टिकली एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है। राम में जिसकी आस्था है वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाए, और समय आएगा तब जाएंगे भी, जिसको जब भगवान बुलाएगा तब जाएगा भी। ईश्वर हिंदू धर्म के अनुसार हमेशा ईश्वर बुलाता है तब हम जाते हैं। माँ ने आवाज़ दी मुझे, माँ ने बुलाया है तो मैं गया हूँ। इस तरह के आप भी नियति तय करते हैं। तो ये कहना कि राम को ऐसा कह दिया तो मैंने ऐसा कर दिया, ये बोलने के लिए और अपने धर्म, अपने कुकर्मों को छिपा के दूसरी जगह अपने आप को स्थापित कैसे करें, जस्टिफिकेशन कैसे करें, उसके लिए ठीक है। पर आस्था नहीं रोकती आपको, पार्टी आस्थाओं को नहीं रोक सकती, न रोकेगी। आपने बड़े कमाल की बात कही जीतू जी, भगवान जब बुलाते हैं तब अपन जाते हैं। तो ये बताओ, ये राहुल जी को राम जी क्यों नहीं बुलाते हैं? राहुल जी को राम जी नहीं बुलाते हैं तो ओरछा में राम मंदिर है, वहाँ कैसे राहुल जी जाते हैं? ये रामायण में लिखा, ये सारे हमारे धर्मों में लिखा है कि रात में
अयोध्या रहते हैं भगवान राम, दिन में तो ओरछा रहते हैं। ओरछा में जब राम गए, मैं जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी वहाँ भाषण दे रहे थे, हम ओरछा में भजन कीर्तन कर रहे थे। तो अयोध्या का जितना महत्व है उतना ही ओरछा का है। तो उसी दिन शिवराज जी ओरछा गए, आपने उनसे सवाल तो नहीं किया कि आप ओरछा क्यों गए, वहाँ क्यों नहीं गए, आपने मुख्यमंत्री गए। तो फिर वही बात है मेरे भाई, आमंत्रण जहां का मिला। अरे जीतू भाई, आप तो मतलब इतने अनुभवी आदमी हो, आप पूछ रहे हो कि शिवराज जी वहां क्यों नहीं गए। भाई शिवराज जी उस 8,000 की सूची में नहीं थे ना। अब मैं निवेदन कर, ये 8,000 की सूची किसने बनाई? भाई जो आयोजक थे उन्होंने। कौन था आयोजक? राम जन्मभूमि का न्यास था। राम जन्मभूमि के न्यास ने, आयोजन समिति ने नरेंद्र मोदी से ही भाषण क्यों दिलाए, देश के राष्ट्रपति से क्यों नहीं दिलाए? ये तो आयोजक तय करता है। आप किसी कार्यक्रम में, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, हाँ, तो वो भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने क्यों दिया? देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति जी थे, उनने क्यों नहीं दिया? ऐसे तो कई आयोजक। अच्छा कोई बात नहीं, धार्मिक आधार पे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो शंकराचार्य होते हैं, सबसे बड़ी पीठ के हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र होते हैं, जीवित व्यक्ति भगवान स्वरूप होता है। उस पद हमें किसने बताया कि राम थे? ग्रंथों ने बताया, रामायण ने बताया। संसार और सृष्टि को रामायण में लिखा हुआ है कि राम थे, तभी तो पता चला एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे से। तो ये किसने बताया? उसी ग्रंथ ने बताया कि जो राम जिसने बताया, उसी ग्रंथ ने बताया कि राम पे एकाधिकार किसी का नहीं है। ये कण कण में है, क्षण क्षण में है, यहाँ भी है, आप में भी है, मेरे में भी है। तो ये जरूरी कि मुझे ये कहे कि अंदर के राम को देखो कि बाहर के, ये मतलब ये डिक्टेटरशिप है। राम कभी इस बात को नहीं, क्यों नहीं रही? जिस उत्तर प्रदेश से सम्माननीय सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व करती रही, जिस उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी प्रतिनिधित्व करते रहे, जिस उत्तर प्रदेश की प्रभारी सम्माननीय प्रियंका गांधी जी रही, उस अयोध्या में रामलला ने राहुल जी को याद क्यों नहीं किया? ये एक सवाल है। इसमें जीतू पटवारी जी के पास कोई उत्तर है, कोई कल्पना है, तो वो उसके संदर्भ में थोड़ी रोशनी दे। भगवान राम उनको आदेश करेंगे, अंतर्मन में कहेंगे, उस दिन वो वहाँ जाएंगे और मैं आपको लेके चलूंगा। मैं आपको जरूर फोन करूंगा कि आज ये मैं जिस दिन जाऊंगा, जब आपको मैंने कहा कि भगवान राम का ने बताया हमारे हिस्से में अयोध्या में रामलला जी का बुलावा तब आएगा जब राहुल गांधी जी को भी रामलला का बुलावा आएगा। तो जीतू पटवारी जी, हम उसका इंतजार करेंगे। पर हाल फिलहाल तो अभी अपना चुनाव है, तो चुनाव के संदर्भ में थोड़ा आपने यूं तो कहा कि मैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, पर लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है। और फिर जाके जीतू पटवारी जी तो वैचारिक रूप से भी बातों को रखते हैं। तो भाई वैचारिक रूप से अभी जो कहानी चल रही है जीतू भाई, आपको तो 272 के लाले हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि वो 370 सीटें जीतने जा रही है, और एनडीए की बात करें तो 400 पार करने जा रही है। अब उसके बाद में आपके लिए बचता कितना है? कुल मिला के 545 सीटें, 400 के संदर्भ में तो एनडीए ने दावा कर दिया, और 145 में कांग्रेस के हिस्से में कितनी और मध्य प्रदेश से कितनी। तो इस परिवेश पे क्या सोचते हैं जीतू पटवारी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार नारा दिया था, अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश में, पिछली बार आई थी 100 के अंदर। इस बार उन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार। हम हारे जरूर है, पर सब बात बीजेपी की सच नहीं हुई है। उन्होंने कर्नाटक में भी ऐसा ही नारा दिया, उन्होंने राजस्थान में भी ऐसा ही नारा दिया। फिनोमा बनाने की कोशिश, लोगों के मानसिकता को हाईजेक करने की कोशिश। क्यों चाहिए 400 उनको? जब 275-285 में भी सरकार बनती है, वैसा ही काम करती है जैसा 400 में करती है, तो 400 ही क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। उनके एक सांसद ने कहा है कि हमें 400 दो, छुपा हुआ एजेंडा, सच बोल गया हो कि हमें 400 दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। वो इस देश में जो मूल आस्थाओं का, मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस संस्था से आते हैं उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये देश के संविधान में उन्होंने झंडे से प्यार कभी नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मैं मानता हूं कि उनका वैचारिक दृष्टिकोण वैसा है, तो देश जाने समझे। ये लोकतंत्र में जो मत है, वोट है, इसकी एक ताकत है। और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे देश की जनता का भरोसा है। वो मोदी जी आए जब से कम क्यों होने लगा है? क्यों जीतना चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने जो 14 में कहा एक काम तो किया नहीं। जो उन्होंने वादे किए, मोदी गारंटियां दी, वो तो एक भी पूरी नहीं की। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हर घर बेरोजगारी है। उन्होंने में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपके घर भी महंगाई बहुत अत्यधिक होगी।
उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, 2 करोड़ 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा, स्विस बैंक की लिस्ट है, कांग्रेसियों का पैसा है, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आई, उसमें 40 लोग वो निकले जिनको बीजेपी ने, सरकार ने ईडी के नोटिस दिए थे, गिरफ्तार किया था, जमानतें हुई और उन्होंने 50 करोड़ से 500 करोड़ चंदा दिया। 100 लोग वो निकले जिन्होंने टेंडर लिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट लिए, अलग अलग तरह के रोड लिए, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट लिए, बड़ी बड़ी जितने टेंडर फिलिंग होती वो करे, और उन सब ने बीजेपी को चंदा दिया 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक। तो जो नरेंद्र मोदी काले धन को लेके देश को दिशा निर्देश देते थे, कांग्रेस को दोषी ठहराते थे, अब तो वो दोषी निकले, उनकी पार्टी निकली, काला धन उनके पास गया, रिश्वत उनके पास गई, भ्रष्टाचार उनके पास आया। क्यों मोदी जी 400 पार होंगे? आप एक इश्यू बता दो ऐसा कि इसलिए होना चाहिए उनको 400 पार। 400 पार होना था तो फिर 2700 के गेहूं देने थे, 400 पार होने था तो अभी 3000 देने थे, 400 पार होना था मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर देना था, 400 पार होना था तो 3100 धान का दाम देना था। कुछ नहीं किया, जो बोला झूठ बोला, फिर भी 400 मिलेंगे। यानी ईवीएम पर भरोसा है, अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा है, ये जितनी ईडी और सीबीआई और जो एजेंट बने पड़े हैं इन पर भरोसा है। देश की जनता देख रही है हिमांशु जी, देश की जनता देख रही है, सबक सिखाई। तो जीतू पटवारी को क्या लगता है, ये जो भाजपा जीत रही है तमाम चुनावों में, ईवीएम के भरोसे जीत रही है, ईवीएम सेटिंग से ही रिजल्ट आ रहे हैं? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय है, देश की 40-50% आबादी ये सोचती है कि ईवीएम में घपला है। ईवीएम मतलब भरोसा, वोट का भरोसा, यानी उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे तो लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोकप्रिय हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या कारण है कि वो वोटिंग बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहते? क्यों मना करते हैं? कही थी वही आज मान ले। जब मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि एक मोटे तौर पे लंबे पीरियड में सबने एक जैसे विचार रखे हैं, तो अल्टीमेटली इस देश के लोकतंत्र को, हम देश सबसे प्रथम है, इस देश का लोकतंत्र सबसे प्रथम है। व्यक्ति आएंगे और चले जाएंगे, आज मोदी जी कल नहीं रहेंगे, आज मैं हूँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, शायद कल नहीं रहूँ, पर देश रहेगा, व्यवस्थाएं रहेगी। तब बैलेट पेपर पे कराने में क्या जाता है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम पर कराएंगे तो जीत कैसी, जीत कैसी, ये सवाल है। तो मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र बचाना है तो व्यवस्थाओं के सुधार के लिए पारदर्शिता लानी चाहिए, ये देश के लिए जरूरी है। सच ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम पर हो रहा है, तो जो भी नतीजा आएगा उस नतीजे को सही मानेंगे या संदेह की निगाह से देंगे? मैं मानता हूं नतीजा जो जनता जनार्दन फैसला लेती है वो राजनीतिक दलों को, राजनीतिक व्यक्तियों को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। ये देश की आस्था और देश के प्रति आपके दायित्व। अलोकतांत्रिक व्यवस्था का, राज व्यवस्था, उसमें भी विपक्ष की व्यवस्था का, उसमें सहयोग करती है मीडिया, चौथा स्तंभ। जो वैचारिक लोग होते हैं, विचारवान लोग होते हैं, जो लोगों के विचार, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, मैं कोई मीडिया से नाराज नहीं हूँ, न उनको क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, पर चिंता है, विषय है कि विपक्ष को ताकत सिर्फ मीडिया दे सकती है। जनता को विपक्ष की बातों से सही है कि गलत सिर्फ मीडिया बता सकती है। मीडिया सरकारी भाषा बोलने लगे तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? विपक्ष ताकतवर कैसे रहेगा? कैसे इस देश की अस्मिता को हम बचा पाएंगे? तो विपक्ष सत्ता पक्ष का हिस्सा बनने के लिए इतना लालच रहेगा तो मीडिया बेचारा क्या करेगा? वो भी गलत है। मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा हिस्सा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष में था, सत्ता पक्ष में जा रहा है। 141 लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई, 121 बीजेपी में चले गए, मीडिया में आवाज नहीं आती है। हम चिल्लाते रहते हैं, हम चिल्लाते हैं, आप सुनते हो, 20 आदमी सुनते हैं, 50 सुनते हैं, मीडिया मौन रहता है। मीडिया जस्टिफिकेशन करता है कि 121 इसलिए गए, ऐसा हुआ, क्रिटिसिज्म नहीं करते, जस्टिफिकेशन करते हैं। तब तो लोकतंत्र खतरे में है, तब तो ये नाराजगी नहीं है, ये सवाल है, यक्ष प्रश्न है। तो ये देश और दुनिया के सामने ये प्रश्न जाएंगे, हम अपनी बात कहते रहेंगे। ये भी जीतू पटवारी अपनी सरकार को जो यूपी की थी कितना कटघरे में खड़ा करते हैं। इस देश की व्यवस्था ये बनी थी। एक मिनट, अरे पटवारी जी ऐसा कैसे? अरे वर्तमान के संदर्भ में अतीत के पन्नों को पलटना पड़ता है। अब जिस ईडी के संदर्भ में आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए आपके संदर्भ में बात करना बड़ा जरूरी है। भाई इस देश का कानून की व्यवस्था ये बनती थी कि भाई 100 कसूरवार छूट जाए, किसी एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, इस देश के अंतर्गत कानून जितने भी बने, उन कानूनों के अंतर्गत
एजेंसियों की जिम्मेदारी होती थी कि वो ये साबित करें कि ये आरोप जो हमने लगाए हैं ये सही है। आपकी सरकार, मतलब यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी सरकार के अंतर्गत जो पीएमएलए एक्ट लाया गया, उसके अंतर्गत एजेंसी। केजरीवाल गिरफ्तार होता है तो अशोक चौहान को राज्यसभा मिलती है। केजरीवाल गिरफ्तार होता है तो जो शरद पवार का भतीजे हैं वो मंत्री रहते हैं बीजेपी की सरकार में। ऐसे तमाम 121 लोग जो बीजेपी में चले गए इस घटना के बाद, वो सब उन पे से क्या कारण है? प्रफुल्ल पटेल पे से सीबीआई जांच बंद हो गई। क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में से करीब 64 लोग हैं जिन पे से लोकायुक्त ने केस लगाए और केस अनुमति नहीं दी सरकार ने और केस समाप्त हो गए। ये मोदी जी को क्यों नहीं दिखता है? बीजेपी की पूरी कहानी क्यों नहीं? यहाँ हमारे यहाँ व्यापम हुआ, यहाँ सीबीआई और ईडी क्यों नहीं पहुँच पाई? क्या कारण है कि आज अभी 3 दिन पहले रिसेंट एक मामले की अनुमति के लिए शिवराज जी पे, पूर्व हमारे जो यहाँ के इकबाल सिंह जी थे, उन पे ऐसे 17 लोगों पे केस लगा, लोकायुक्त ने लगाया, अनुमति मांग रहे, सरकार नहीं दे रही। ये मोदी जी को क्यों नहीं दिखता? 2 आंखों से करप्शन मोदी जी क्यों देखना चाहते हैं? मनमोहन सिंह जी थे जब एजेंसियों ने ऐसी कौन सी घटना की जिसको आप प्रत्याशी गौण हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की शख्सियत महत्वपूर्ण हो गई है। क्या कहते हैं जीतू पटवारी? ऐसा ही था जब रामायण काल था, रावण की सोने की लंका थी, मतलब उससे अमीर कोई नहीं था, अमर होने का वरदान था, यहाँ पर नाभि में उनके अमृत था। इतने शक्तिशाली थे कि भगवान शिव का भी सबसे बड़े वरदहस्त वही थे। जहाज था, हवाई जहाज उस समय उनके पास, दूसरे व्यक्ति के पास नहीं था। उनके जितने अंतरी मंत्री संतरी रावण के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता था, जो बोल पाते थे उनको समझा दिया जाता था। ऐसा था कि रावण का तो अंत हो ही नहीं सकता है, अहंकार का अंत हो ही नहीं सकता, ऐसी परिभाषा थी। एक वनवासी राम गए, न उनके पास रथ था, न उनके पास सेना थी, वानरों की सेना थी, न उनके पास धन था, केवल सत्य था। और सत्य की विजय हुई, असत्य की पराजय हुई। आज भी जब वो जो रामायण में सीता का हरण हुआ था, तब रावण हारेगा, अहंकार हारेगा, किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन देखेंगे आप और मैं, फिर बात करेंगे। जितनी लोकप्रियता मिली है, जितना आभा मंडल मिला है, ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती, बदलेगी, 500% बदलेगी, 5000% बदलेगी। ये कहना कि फिनोमा बना हुआ है। में बात कर रहे हैं, मोदी जी को रावण के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल, अहंकार की हार हुई है, सत्य की विजय हुई है। आज भी सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा। असत्य की पिरामिड पे अगर खड़ा होकर कोई अपनी बात कहेंगे, देने की नौबत आ गई। भाई जो आप बोल रहे हो, दर्शक देख रहे हैं, भाई आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, वही सीधे शब्दों में बता रहा हूं। और राहुल गांधी जी को आप राम के रूप में चित्रित कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो राहुल जी का नाम नहीं लिया, मैंने सत्य और असत्य की बातें की। तो राहुल जी में आप इस प्रकार की कोई सत्य के साथ नहीं देख रहे हो, सत्य के बिंब के रूप में नहीं देख रहे। आपको ऐतराज है? अगर सत्य की बात नहीं करते तो एक व्यक्ति 200 साल में ना जीतू जी, अभी मैंने कहा तो मैंने तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। मोदी जी की बात की और उनकी विजय की बात की, उनके इस तरह के फिनोमा की बात की, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा ही तब भी था, ऐसा ही द्वापर में था, ऐसा ही। अगर भगवान राम को हम मानते हैं तो उनकी समय की घटनाओं को क्यों नहीं मानेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, हम धार्मिक आस्थाओं पर नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ। रुकिए तो सही ना, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। भाई आप जिस तरीके से बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं, भाई आप कथाओं के माध्यम से वर्तमान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं आप, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसे और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, सामने मुकाबले में नेतृत्व कौन कर रहा है? तो क्या जीतू पटवारी जी का ऐतराज है कि राहुल गांधी नेतृत्व नहीं कर रहे? माने राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं? सवाल क्या है? सवाल पे आता हूं ना, तो मैं जानना ये चाहता हूं कि राम जी भी आपने बता दिए, सामने अहंकार के बिंब के तौर पर भी आपने बता दिए, विभीषण मिल गया क्या आपको? मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रश्न के उत्तर के संदर्भ की बातें थी। देश का प्रधानमंत्री देश का सर का मस्तक होता है। देश हमारे विरोधी हैं, हम उनके विरोधी, इसका मतलब हम हमारे वो दुश्मन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका एक अपना सम्मान होता है। बस चुनाव की दृष्टिगत, चुनाव की पृष्ठभूमि में जो बातें आ रही है उसके संदर्भ में मैंने अपनी बात कही। मैं विभीषण कौन था, कुंभकर्ण कौन था, रावण कौन था, राम कौन था, इस बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश में जो फिनोमा बना हुआ है वो फिनोमा अहंकार का परिचायक है, और देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो विकट है।
हमारा एक घर ऐसा नहीं बचता है जहाँ बेरोजगारी नहीं हो, हमारा एक घर ऐसा नहीं बचता है जहाँ महंगाई की यातना नहीं हो, एक किसान परिवार ऐसा नहीं बचता है जहाँ कर्ज नहीं हो, एक परिवार की बहन ऐसी नहीं बचती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार से उसको कष्ट नहीं झेलने पड़ रहे हो। क्या कारण है कि इस देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे मुतता और सत्ताधारी दल के लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं? क्या कारण है ऐसा देश हमने बनाया कि हमारी बहनें नंगी करके मणिपुर में घुमाई गई और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला? क्या कारण है कि जिन बहनों को मेडल ला ला के वो कहती रही कि हमारा बलात्कार करता आपकी पार्टी का नेता, और मेरे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले? क्या कारण है कि इस देश में जितनी भी इस तरह का फिनोमा होते हैं मीडिया उसको फोकस नहीं कर पाता है? क्या कारण है कि मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, देखो आप अदरवाइज मत लो, मीडिया नाराज होती है इस बात से, मैं माफ़ी चाहते हुए कि हम क्यों कहते हैं मीडिया की बात, इसलिए कहते हैं कि मीडिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें, सरकार को नहीं है। सरकार को नहीं, देश को है। कौन सी बात हो रही है? जितना मुखरता से जीतू पटवारी बोलना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं, और जब जीतू पटवारी की बात को हमने विस्तार देना चाहा तो जीतू पटवारी स्वयं पीछे हो गए। अचानक बता रहे नहीं, प्रधानमंत्री बड़ा सम्मान का होता है, वो पूरे देश का होता है। अभी तक जो खुद बोल रहे थे, भाई हमने तो पूछा विभीषण मिल गया क्या? आपने जवाब नहीं दिया। मैं इस पे नहीं जाना चाहता ना, मेरे कोई नफरत और घृणा का के प्रतिबिंब तो है नहीं। हम लोकतंत्र में अपनी बात अच्छे से कहें, जनता को फैसला लेने का अवसर दें और विपक्ष को अपनी बात पे आते हैं और आखिरी दौर में आते हैं। वापस राष्ट्रीय से प्रदेश के स्तर पर, ये आपके नेता के संदर्भ में माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उन्होंने सुझाव दिया था, हालात विकट हैं, हौसला देने की जरूरत है, बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, कमलनाथ जी को लड़ना चाहिए, दिग्विजय जी को लड़ना चाहिए, जीतू जी को भी लड़ना चाहिए, मुझको भी लड़ना चाहिए, राहुल जी को भी लड़ना चाहिए। एक अकेले दिग्विजय मैदान में दिख रहे हैं, बाकी सब दाएं बाएं दिख रहे हैं। सारे सुझाव नेता प्रतिपक्ष जी ने जो दिए वो माने गए हैं और मैं मानता हूँ कि 80% उनके उस विचार का सम्मान किया गया और उसी के हिसाब से निर्णय हुआ है। तो 20% को क्यों बख्श दिए भाई? बात नहीं, ऐसा राजनीति में सारी बातें हमारी मानी जाए या हम जो बोले वो सब सही हो जरूरी नहीं। ये हौसला इतना कमतर क्यों है? जितने भी नेताओं से बात होती थी सब कहते थे भाई ना हमें चुनाव नहीं लड़ना है। दिग्विजय सिंह तक बोल दिए, विवेक तनखा बोले। मैं चालू करूं, दिग्विजय सिंह जी ने बोला वो लड़ रहा है जी, दिग्विजय सिंह साहब ने बोला वो लड़ रहा है जी। ऐसा विवेक तनखा जी ने राज्यसभा में है, उनने कहा फिर भी पार्टी मुझे जो आदेश करेगी मैं करेंगे। हमने वहाँ देखा कि बीजेपी ने जो टिकट दिया उसके विपक्ष में हमें ओबीसी का एक अच्छा टिकट देना चाहिए विनर्म। आप देखो वो अभी दिन पे दिन उनकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। जो जबलपुर में हमने टिकट दिया, हमने टिकट दिया ऐसे एक कार्यकर्ता को जिसने ब्लॉक अध्यक्ष से लेके नगर निगम शहर अध्यक्ष तक काम किया, नगर निगम का चुनाव लड़े, नेता प्रतिपक्ष लड़े, पार्षद रहे, कार्यकर्ता को टिकट दिया। तो मैं मानता हूँ जो निर्णय हुए सर्वसम्मति से जो सबसे अच्छा हो सकता है इस सिनेरियो में वो किया। पहले हम बड़े नेताओं को जहाँ जरूरत थी वहाँ उनको भी लड़ाया। कांतिलाल भूरिया मना कर रहे थे, आपके हिसाब से लड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा नेता जिसने मना किया और नहीं लड़ा वो बता दो। आपको सामने जब लिया तो आपने कहा कि हाँ विवेक तनखा जी ने कहा था। विवेक तनखा जी ने मना कभी नहीं किया जी। उन्होंने कहा मैं राज्यसभा हूँ, फिर भी पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। मैं जीतू पटवारी की बात खारिज नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे साथ इंटरव्यू में उनका लिखा हुआ है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप कहेंगे तो हम इसी इंटरव्यू में साथ में चलवा देंगे। भाई जीतू पटवारी जी अनभिज्ञ हैं अपने बड़े नेता की बातचीत के संदर्भ में, लेकिन बहरहाल अपन इसी के संदर्भ रहते हैं। एक आधा सीट जीत पाए थे आप 2019 में, उसका नाम छिंदवाड़ा है। इस बार भाजपा कह रही है 29 की 29 जीतनी है, और छिंदवाड़ा में कांग्रेसी होड़ में भी लगे हैं कि भाजपा के सपने को साकार कर दें। रोज वो 800-1000 जो है उसमें बड़ी संख्या छिंदवाड़ा की है। क्या हो रहा है वहाँ? छिंदवाड़ा में जो लोग गए, एक का था ट्रांसपोर्टेशन का काम, धुलाई का काम, उसका बंद कर दिया, उसको वापस चालू कराना था वो चला गया। दूसरे का था रेता का काम, उसको चालू कराना था तो वो चला गया। तीसरे का की पत्नी पर FIR है, केस है 20 करोड़ के घपले और घोटाले का, उसको बचाना था तो वो चला गया। ये और भी जो लोग पार्षद गए सबकी ठेकेदारी थी, 4-5-6 लोगों की, उनके पेमेंट नहीं हो रहे थे, वो चले गए। मैंने जैसा आपको कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जो कानून को काम करना चाहिए, अगर वो बीजेपी में चला गया तो कानून निस्त नाबूद हो सकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं बची। किसी भी पार्टी का नेता है, कानून को अपना काम करना चाहिए। वो काम नहीं, उसको पार्टी ज्वाइन करा दो, कानून गया पीछे क्या से। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का सीनेरियो देश और प्रदेश के लिए खतरा है, देश के लोकतंत्र और प्रदेश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता देखे आपकी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और समझे। मैंने कहा ना कि जितने लोग गए सबका हिसाब दे दिया।
पूरे प्रदेश में जितने गए उनका भी हिसाब है मेरे पास, पर मैं छोटी और ऊंची बातें नहीं कर सकता हूँ। मैंने नाम नहीं लिया। बात करो आप जीतू भाई, किस बात से ज्यादा परेशान हुए आप? बीच में खबर आई कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। इस खबर ने आपको ज्यादा परेशान किया या बाद में उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, इसने ज्यादा परेशान किया? बड़ी बात ही करते हैं ना। पहले तो मेरी रोज़ उनसे बात हुई, उस पूरे परिदृश्य के आधार पे रोज़ उनसे चर्चाएं होती थी, दिन में 3-3 बार। मैंने विचलित था न हूँ, एक ही बार मैंने प्रेस को एड्रेस किया था और जो बात मेरे अंतर मन में थी, मैंने, आप रिकॉर्ड निकाल लेना, वीडियो निकाल लेना, मैंने बोली थी वही सही थी और वही हुई। तो मैं न परेशान पहले था न अब हूँ। रही बात, ज़रूर मेरे को दायित्व मिला है, संघर्ष का है, दायित्व मिला है, पास होने की जिम्मेवारी मेरे पे ही है और मैं भरोसा दिलाता हूँ ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कि मैं एक दिन पास हुआ तब भी आपको इंटरव्यू दूंगा। आप संघर्ष कर रहे हो या सेटिंग कर रहे हो जीतू भाई? भाई आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, रोज आपके आदमियों को अपना आदमी बना रहे हैं, आप तो उनके खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हो। हम कैसे माने जीतू पटवारी जी संघर्ष कर रहे हैं? सपा को उनकी टी सीट चली गई है और मुझे भी दुख है इस बात का कि वो सीट मैंने खूब मांगी वापस कि ये हमें दो, हम चुनाव लड़ेंगे। ये इंटरनल बात मैं कभी बाहर नहीं करता हूँ, पर आप चूँकि इतने सहज तरीके से आपने पूछा तो मेरा दायित्व है मीडिया के सामने सच बोलूँ। और जो अखिलेश यादव जी से मेरी 3 दौर की चर्चाएं खुद की हुई, हमारी पार्टी के ऊपर के नेताओं की भी हुई, हमने कोशिश की कि सीट बदलें, उनको दूसरी दे दें, चूँकि एक गठबंधन का भी एक धर्म होता है, ऊपर से हुआ था, मेरे हाथ का नहीं था, इसलिए जो हुआ। पर फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वहाँ पार्टी गठबंधन अच्छा चुनाव लड़ेगी, अद्भुत चुनाव लड़ेगी, अकल्पनीय चुनाव। एक बात बताओ जीतू भाई, आप जनता से उम्मीद करते हो कि वो आपकी बात माने, आप अपनी पार्टी के नेताओं और गठबंधन के सहयोगियों को राजी नहीं कर पाते अपनी बात से, जनता कहाँ आपकी बात मानेगी? कोई बात नहीं, जनता भी मानेगी और गठबंधन की चूँकि हमारा बड़ा रोल है इसलिए हम भी मानेंगे। आप जिस मुद्दे को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, दूर दूर तक कोई हवा नहीं हो सकती। मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं तो जानना चाहता हूँ, आपने आप दावा किया कि बहुत मजबूती से लड़ेंगे, वो मजबूती पता चली वो कौन, क्या नाम है, मनोज यादव, उनको प्रत्याशी बनाया है जीतू भाई। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, 2014 में चुनाव लड़े थे वो विदिशा से, 3400 वोट आए थे। दोपहर तक इंतजार करो, आपको सही निर्णय मिलेगा। तो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं सही निर्णय मिलने वाला है। तो अब आखिरी बिंदु पर आते हैं, लोकसभा चुनाव है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है, जब आप अध्यक्ष के दायित्व में, क्या कुछ कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता से जीतू पटवारी? के परिवारजनों से आग्रह और प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश हम सबका है, आपका भी है। देश में जो भी पार्टियां हैं, देशभक्त पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी पर हमने पूरे देश ने भरोसा किया और 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। आपको उन्होंने जो जो कहा था, आपके घरों में, आपके परिवारों में उसका असर आया क्या? तो नरेंद्र मोदी जी को सही चुना हमने। अगर आपके घर में महंगाई है, आपका बेटा बेरोजगार है, आपके घर में कोविड में यातनाएं सही है, आपकी इनकम घटी है, आपका सेविंग ख़त्म हुआ है, तो फिर आपको विचार करना चाहिए कि देश में वो पार्टी जिसने जो अधिकारों की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की, आज़ादी दिलाई, संपन्नता दिलाई, वो है कांग्रेस पार्टी। हम फिर से बहनों के लिए, युवाओं के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों के लिए एक 5 न्याय योजना लेके आए हैं। आपसे आग्रह है कांग्रेस को चुने, देश का प्राचीन पार्टी, देश के भविष्य की पार्टी है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं हमारे सारे मध्य प्रदेश में, देश में कांग्रेस के प्रत्याशियों को, गठबंधन के प्रत्याशियों को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर सांसद बनाए। तो ये हमारे साथ जीतू पटवारी है। जीतू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो बातचीत हुई उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आई कि जीतू पटवारी जी विधानसभा चुनाव की हार से उभरे हुए हैं और अपना हौसला हारे हुए नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। दूसरा, उनका इस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के संदर्भ में दलील यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसने वादा खिलाफी की है, तमाम मोर्चों पर विफलताएं इस सरकार के हिस्से में आई है। जनता इस बात को कतई भूल नहीं सकती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण उनका दावा यह है कि अतीत और भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस ने इस देश के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत कुछ किया है और आने वाले समय के लिए भी 5 न्याय गारंटी उनकी पार्टी ने जो प्रस्तुत की